दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। बिना किसी भूमिका के सीधे आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाती हूं। उत्तर प्रदेश से भी है, जहां महीने भर पुराने अवैध सिरप कांड का जिन्न फिर से खुल गया है। एक तरफ जांच में जुटी यूपी एसटीएफ लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने सिरप कांड को सियासी एंगल दे दिया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान को सुने जिसमें उन्होंने सिरप कांड के तार बीजेपी से जोड़े हैं। अभी जो मान लो कफ सिरप है माफिया, कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब बीजेपी के माफिया हैं। जो कफ सिरप है, इससे कितनों की जान चली गई, बच्चों की जान जा रही, बच्चों की जान से खिलवाड़ करना है। जो हमारे गरीब में जो नहीं जानकारी रखते, उनके जीवन से, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अब कहां इनका बुलडोजर है? अखिलेश यादव ने वैसे बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सिरप कांड पर ही आज बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सफाई सामने आई है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और ये कहा है कि मुझे पता है कि कफ सिरप के मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधियों ने पत्रकार बंधुओं को गुमराह करके मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। ये मामला अंतर्राज्यीय है, अतः माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की व्यापक जांच सीबीआई से कराई जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो पाए और अनर्गल आरोपों और झूठी खबरों पर विराम लग सके। धनंजय सिंह बीजेपी के नेता नहीं हैं, लेकिन फिलहाल वो जिस जेडीयू पार्टी के महासचिव हैं, वो बीजेपी के सहयोगी और एनडीए का हिस्सा है। इस सिरप कांड में धनंजय सिंह की एंट्री कैसे हुई, उसे समझने के लिए पहले सिरप कांड के दो किरदारों से आप अपना परिचय कर लें। पहला किरदार है अमित सिंह टाटा, जो अवैध सिरप केस में गिरफ्तार हो चुका है। दूसरा किरदार शुभम जायसवाल, जो तस्करी के सिंडिकेट का किंग पिन है, दुबई भाग चुका है। सोशल मीडिया पर अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल की कई तस्वीरें और वीडियो घूम रहे हैं, जिसमें धनंजय सिंह भी दिखाई देते हैं। यह वीडियो अमित सिंह टाटा ने फेसबुक पर पोस्ट कर रखा है, जिसमें अमित टाटा धनंजय सिंह के आगे आगे चल रहे हैं। इसी वीडियो के कैप्शन में अमित सिंह ने लिखा है कि भाई शुभम जायसवाल के गृह प्रवेश में सम्मिलित। वीडियो में धनंजय सिंह और शुभम जायसवाल एक साथ बैठे नजर आते हैं। तस्वीर और वीडियो ही नहीं, कार नंबर 9777 इसके जरिए भी कफ सिरप के तस्करों और धनंजय सिंह का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। पुलिस थाने के बाहर खड़ी यूपी 65FN 9777 नंबर की यही वो गाड़ी है जिसे अमित टाटा से जब्त किया गया है। 9777 ये धनंजय सिंह का पसंदीदा नंबर माना जाता है। इसी नंबर सीरीज की गाड़ियों के साथ उनके काफिले की तस्वीरें वायरल होती हैं। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, जिसमें 9777 नंबर की गाड़ी के साथ अमित टाटा ने फोटो खिंचवाई और फेसबुक पर पोस्ट कर रखी है। इन्हीं बयानों, तस्वीरों और वीडियो को आधार बनाकर विरोधी कफ सिरप कांड के तार धनंजय सिंह से जोड़ रहे हैं। वे जो छोटे मोहरे हैं उनको सामने रख करके पर्दे के पीछे से इसका संचालन कर रहे थे, उनको बचाया जा रहा। संभवतः मंगलवार को वो सदन में आएगा और उसको हम वहाँ पे प्रेषित करेंगे। इस मामले का खुलासा आज योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते हुए हुआ है। इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो कोई भी सांसद, विधायक या मंत्री रहा हो, किसी भी स्थिति में बचने वाला नहीं है। असल में इसी साल अक्टूबर महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप पीने से बच्चों की जान चली गई थी। तब यह बड़ा मुद्दा बना था। उसी वक्त से यूपी पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और जगह जगह छापेमारी की गई। पिछले महीने की सोनभद्र पुलिस ने अवैध कफ सिरप बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया था। करोड़ों की जब्ती हुई थी। यहीं से मामला बढ़ता गया और फिर इस महीने की शुरुआत में गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी खेप पकड़ी। करोड़ों के माल जब्त किए गए, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी सोनभद्र मॉड्यूल के खुलने से हुई थी। फिर वाराणसी में छापेमारी हुई तो वहां से भारी मात्रा में सिरप की शीशियां बरामद की गईं। पुलिस के मुताबिक अवैध कफ सिरप के किंगपिन शुभम जायसवाल ने गाजियाबाद और वाराणसी में गोदाम बना रखा था। चावल, चूना, नमकीन और चिप्स के पैकेट में ये गिरोह कफ सिरप को बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश तक सप्लाई करता।
इस पूरे कांड की टाइमलाइन पर भी जरा आप नजर डालें। 19 अक्टूबर को सोनभद्र में चावल की बोरियों में कफ सिरप पकड़े गए। 4 नवंबर को चूने की बोरियों में गाजियाबाद में खेप पकड़ी गई। 12 नवंबर को सहारनपुर से विभोर विशाल की गिरफ्तारी होती है। 19 नवंबर को वाराणसी में एक बेसमेंट से बड़ी खेप पकड़ी गई। विशाल सिंह से पूछताछ में अमित टाटा का नाम सामने आया। अमित टाटा को 27 नवंबर को लखनऊ से पकड़ा गया। अमित ने पूछताछ में शुभम जायसवाल का नाम लिया है। प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के कई नेताओं से रिश्ते उनके बताए जा रहे हैं। शुभम दुबई में है। अबॉट नाम की कंपनी के जरिए यह अवैध धंधे चला रहा था। 100 करोड़ से ज्यादा के कफ सिरप की खरीद बिक्री हो चुकी है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है। अब आगे इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सियासत किस ओर बढ़ेगी और अवैध नकली कफ सिरप के मामले को लेकर सरकार कैसे दोषियों पर लगाम लगाएगी, इस खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए अब हम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के हुमायूं कबीर की जहरीली साजिश को एक्सपोज करने जा रहे हैं। वही हुमायूं कबीर जिन्होंने 22 नवंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया था, फिर 26 नवंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के ही जैसी और उसी के नाम पर नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगवा दिए थे और 6 दिसंबर यानी असली बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी के दिन नई बाबरी के शिलान्यास का प्रोग्राम भी फिक्स कर दिया। अब हुमायूं कबीर ने जोर शोर से ऐलान तो कर दिया, लेकिन नई बाबरी बनाने का उनका हसीन सपना अब उनके लिए कैसे चैलेंज बन चुका है, ये आपको बताने वाले हैं। लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ठेका उठाने वाले हुमायूं कबीर इस चैलेंज को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार बैठे हैं, खुद उन्हीं से सुनिए। এখানে 72 আছে, বাংলায় 37% আছে। যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% এ পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেব ওখানে। ये बयान बंगाल बीजेपी ने ट्वीट किया है, जिसमें हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद बनाने का चैलेंज कबूल भी कर रहे हैं और बीजेपी को चैलेंज भी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर की धमकी को अगर आसान भाषा में समझे तो वो कह रहे हैं कि अभी बंगाल में 37% मुसलमान हैं, लेकिन जब तक बाबरी मस्जिद बनकर तैयार होगी तब तक 40% हो जाएंगे। यानी वो बंगाल के मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने में पूरी ताकत लगा दें। हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर 100 मुसलमान मारे जाएंगे तो हम 500 लोगों को मारेंगे। यानी वो मुसलमानों को नई बाबरी मस्जिद के नाम पर मारने के लिए उकसा रहे हैं। हुमायूं कबीर ने यह धमकी भी दी है कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हैं और अगर किसी ने बाबरी मस्जिद का विरोध किया तो उसके अंजाम बुरे होंगे। बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर के इस चैलेंज पर बीजेपी क्या कह रही है, अब सुनिए। मुर्शिदाबाद में फिर से जो बाबरी मस्जिद बनाने की जो योजना बन रही है, मस्जिद कोई बना सकता है अपनी जगह में, लेकिन बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं होगा। बाबर के नाम पर इस देश में कहीं भी मस्जिद नहीं बन सकती है। बाबर विदेशी आक्रांता था जिसने इस देश के लोगों पर जुल्म ढाने का काम किया है, और ऐसे लोगों के पक्ष में इस तरह की बयानबाजी करना ये देश का आम मुसलमान भी स्वीकार नहीं करेगा। आप सोचिए बंगाल में कितने बुरे हालात हैं। सत्ताधारी पार्टी का विधायक खुलेआम हिंदुओं को बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब सवाल यह है, इस बौखलाहट की वजह क्या है? टीएमसी के हुमायूं क्या 6 दिसंबर को बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव रख पाएंगे, या ये हुमायूं कबीर का पब्लिसिटी स्टंट है? बंगाल में नई बाबरी के निर्माण पर ममता बनर्जी का क्या स्टैंड है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। आप देखिए, चूंकि पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव, तो बाबरी मस्जिद को लेकर किस तरह से वहां पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025
वो भित्ति स्थापन होगा। टीएमसी के हुमायूं जी ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की डेट और टाइम सेट कर दिया है। मुर्शिदाबाद में पोस्टर भी छपवाकर लगवा दिए हैं। नई बाबरी का ठेका उठाने के बाद हुमायूं कबीर अब चैलेंज भी ले रहे हैं और चैलेंज दे भी रहे हैं। कोई अमित शाह जी, कोई होम डिपार्टमेंट से कोई जियो है जो कोई बाबरी मस्जिद में नाम करके कोई मस्जिद नहीं बना सकते इंडिया में, कहाँ वो भी जियो दे दीजिए तो मैं नहीं बनाऊंगी, दूसरे को नाम बनाएगी। ठीक है, मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दार लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दार लेगी तो गद्दार जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दार लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये चैलेंज पूरा करना उनके लिए शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल असेंबली में टीएमसी के चीफ व्हिप निर्मल घोष ने कहा है टीएमसी हुमायूं कबीर के टच में नहीं है। उनके कमेंट्स या कामों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। पार्टी उनका सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को चैलेंज कर रही है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल कर दिखाओ। हालांकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि वो खुद पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव डालकर रहेंगे। दिसंबर मास के अंदर में ही रिजाइन कर देंगे, पार्टी छोड़ दूंगी, लेकिन एक काम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर यानी परसों से शुरू हो रहा है, जहां पूरा विपक्ष एसआईआर पर सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है। वहीं बीजेपी सत्र के पहले ही दिन बंगाल को साधने का प्लान तैयार करके बैठी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक सरकार शीतकालीन सत्र की शुरुआत वंदे मातरम पर पूरे दिन की चर्चा से करना चाहती है, क्योंकि देश राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से बातचीत भी की जाएगी। कहा जा रहा है कि सरकार वंदे मातरम पर संसद में पूरे दिन बहस करवाकर बंगाल में सियासी माइलेज लेना चाहती है। इसलिए वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 7 नवंबर से ही सरकार ने 1 साल का स्मरण उत्सव शुरू किया है। 7 नवंबर 1875 को वंदे मातरम की रचना पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में साल 1882 में प्रकाशित किया। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। राजनीतिक नारे के तौर पर पहली बार वंदे मातरम का इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को हुआ। एक तरफ सरकार सत्र के पहले दिन वंदे मातरम को समर्पित करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल मोदी सरकार पर वंदे मातरम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह है राज्यसभा सचिवालय का एक बुलेटिन, जिसमें संसद में वंदे मातरम बोलने को शिष्टाचार का उल्लंघन बताया गया है। कहा गया है सांसदों को जय हिंद और वंदे मातरम जैसे विशेषण से अपने भाषण खत्म नहीं करने चाहिए। संसद के दोनों सदनों में परंपरा इस तरह के स्लोगन की इजाजत नहीं देती है। अब इस पर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, देखिए। जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? अभी भी हमारा देश का नारा है, इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। संसद भवन में वंदे मातरम नहीं कह सकते, ये कौन सी बात है? बीजेपी वाले तो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, तो मेरे सांसद तो वहां जाकर वंदे मातरम कहेंगे। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मेरे सांसदों को बाहर निकल कर दिखाइए। व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, वो वंदे मातरम बोले, चाहे जय हिंद बोले, चाहे सत श्री अकाल बोले, इनारे तकबीर बोले। संसद में वंदे मातरम और जय हिंद बोलने पर बैन की खबर सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये बैन नया नहीं है, बल्कि संसद में वंदे मातरम का नारा लगाने पर तो आज़ादी के बाद कांग्रेस ने ही बैन लगाया था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, 15 मार्च 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा था
कि सदन में थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाए जाएंगे। अमित मालवीय के मुताबिक साल 1962 में चीन के आक्रमण पर बहस के दौरान जब एक सांसद ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसे अनुचित करार दिया था। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है कि ये कोई सरकारी आदेश या वंदे मातरम का अपमान नहीं, बल्कि सदन की गरिमा बनाए रखने का नियम है। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर मर्यादा की सीमा लांघ दी है। भोपाल में मुसलमानों की तालियां बटोरने के लिए मदनी ने वंदे मातरम बोलने वालों को मुर्दा कौम करार दिया है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं जनहित स्पेशल। साल 2025 जाने को है। सोमवार से साल का आखिरी महीना शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो नवंबर का महीना बीता है उसका आखिरी हफ्ता दुनिया भर पर कुदरत का कहर बनकर टूटा है। इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे टूरिस्टों के पसंदीदा देश पानी की मार से कराह रहे हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका में भी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अब ये तूफान हिंदुस्तान की ओर बढ़ चुका है, कल तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है, लेकिन असर अभी से दिखने शुरू हो गए हैं। 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया है। नवंबर में कुदरत का विश्वव्यापी विद्रोह देखिए। ये लहर नहीं, कुदरत का कहर है। साल बाद आसमान से बरसी तबाही का टीजर है ये। धरती की खूबसूरती को लगी नवंबर की नजर है ये। इंसान की एक भूल का कुदरत ने लिया है भयानक बदला। 12,000 साल बाद पहाड़ के पेट से निकला बर्बादी का गुबार। हफ्ते भर से दुनिया में मचे तांडव की ये भयानक पिक्चर है। जाते हुए साल में कुदरत की कातिल चाल है। कुदरत का विश्व विद्रोह। पड़ोसी देश श्रीलंका की ये तस्वीरें हैं। तूफान ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस तबाही का नाम है तितवाहा। तितवाहा चक्रवाती तूफान है और इससे श्रीलंका के कोने कोने में कहर बरपाया है। तूफान की इस मार से सालों तक श्रीलंका उबर नहीं पाएगा। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं। देश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि इसकी रफ्तार ने कैसी तबाही मचाई है। डैम से छोड़े जा रहे पानी की इस रफ्तार और शोर को सुनकर आप महज अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक और भयावह है। गुलाबी रंग की शर्ट पहने इस शख्स को देखिए। चारों तरफ पानी है और जान बचाने के लिए इसने नारियल के पेड़ को अपना सहारा बना रखा है। गुरुवार की रात इस इलाके में इतना पानी भर चुका था कि इसे पेड़ पर चढ़ना पड़ा। रात भर वहीं फंसे रहने के बाद शुक्रवार को दिन में वायुसेना की टीम वहां पहुंची। सेना का एक जवान रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे गया और फिर इसे सही सलामत बचाकर हेलीकॉप्टर में बिठाया। ये पूरा ऑपरेशन कैमरे में कैद हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है।
श्रीलंका में इस दित्वाहा तूफान की वजह से सैकड़ों जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। कहीं पुल टूटे हैं तो कहीं नदियों का पानी सड़क पर समंदर बनकर बह रहा है। श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। शनिवार की सुबह तक मरने वालों की संख्या 125 से ज्यादा थी। इसके और बढ़ने की आशंका है क्योंकि सैकड़ों लोगों का अता पता नहीं चल रहा है। कोलंबो और कैंडी जैसे शहरों को भारी नुकसान हुआ है। जो शहर 4 दिन पहले तक चमचमाता हुआ दिख रहा था, वो शहर काल के गाल में समा चुका है। पानी की ऐसी मार पड़ी है कि शहर में नदी बह रही है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि शहर में रहने वाले लोग किस हालत में हैं। तबाही की इस घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 27 टन राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। वायुसेना का स्पेशल विमान राहत का सामान और रेस्क्यू की टीम के साथ श्रीलंका पहुंचा है। राहत और बचाव का काम भारत की मदद से तेज किया जा चुका है। 2017 के बाद श्रीलंका में ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है और दित्वाहा नाम का ये तूफान श्रीलंका में कहर बरपाने के बाद भारत के तटीय राज्य तमिलनाडु की तरफ बढ़ चुका है। दित्वाहा तूफान का असर तमिलनाडु में दिखने लगा है। रामेश्वरम की ये तस्वीरें देखिए। तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने को कहा गया है। 50 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग का मानना है कि रविवार की सुबह भारत के तट से ये विनाशकारी तूफान टकराने वाला है। तमिलनाडु के साथ साथ पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। कल सुबह तक श्रीलंका से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत होगा। इसका उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति जारी रहेगा। 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग को नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे ये पहुंचेगा। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु। दिल्ली से करीब 7000 किलोमीटर दूर ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है। देखते जाइए, ये घरों की जल समाधि है। कैमरे पर दर्जनों घर पानी में तबाह होते कैद हो चुके हैं। जिस सुमात्रा द्वीप को कुदरत ने खूबसूरती से सजाया था, वो सुमात्रा पानी के प्रलय से करहा रहा है। तेईस सेकंड का ये वीडियो है जिस जगह पर लोग बारिश और बाढ़ से बचने के लिए छिपे हुए थे। अचानक उसके पास लैंडस्लाइड होता है। चीख पुकार मच जाती है। मलबे की चपेट में आने से घर जमींदोज हो जाता है। वो तो इन लोगों की किस्मत अच्छी रही कि पहाड़ से गिरा मलबा उनके पास आकर ठहर गया, नहीं तो क्या होता सोचकर ही सिहरन होती है। ये तो महज एक तस्वीर है। ऐसी दर्जनों तस्वीरें हैं जो कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। लोग बेहाल हैं, जान बचाने के लिए परेशान हैं। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं, पानी में बह रही हैं। सुमात्रा में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 250 को पार कर गई है। ये नंबर कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां रेस्क्यू की टीम पहुंच ही नहीं पाई है। सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आबादी के हिसाब से जानेंगे तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। 6 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। हरे भरे जंगल, ज्वालामुखी और समंदर की लहरों का आनंद लेने वाले लाखों लोग यहाँ हर साल आते हैं। लेकिन बाढ़ और भूस्खलन से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इस वक्त हालत ये है कि 50,000 लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सुमात्रा द्वीप के बड़े बड़े शहर पानी में डूब चुके हैं। रेस्क्यू की चुनौतियां क्या हैं?
वो इस तस्वीर को देखकर समझिए। बाढ़ के पानी से जान बचाने के लिए एक शख्स पेड़ पर चढ़ा हुआ है। मोटरबोट से रेस्क्यू की टीम इसे बचा रही है। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया में इस वक्त बाढ़ आने का मुख्य कारण मूसलाधार मानसूनी बारिश और चक्रवात सेनियार है। तूफान सेनियार की वजह से इतना पानी बरसा कि नदियों में उफान है। देश के कई इलाकों में बड़े बड़े बांध टूट गए हैं। सुमात्रा में बाढ़ के कारण पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो गया है, क्योंकि बहुत से पर्यटन स्थल पानी की वजह से तबाह हो गए हैं और बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है। यहाँ जो तबाही मची है, उसके बाद इस द्वीप को पटरी पर आने में महीनों लग जाएगा। अब थाईलैंड से आई इस तस्वीर को देखिए। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये उस तबाही की गवाही है जिसकी कल्पना भी यहाँ के लोगों ने कभी नहीं की थी। तारों के जाल पर 3 लोग दिख रहे हैं। नीचे मटमैला पानी भरा हुआ है। पूरा शहर पानी में डूब चुका है। पानी का लेवल खतरनाक है, लिहाजा जान बचाने के लिए ये तीनों बिजली के तार के सहारे सुरक्षित जगह पर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। ड्रोन कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। पूरा का पूरा शहर जलमग्न है। घर पानी में डूब चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो गाड़ियां पानी में पार्क की गई हैं। 300 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। 7 करोड़ की आबादी वाले इस देश ने पहली बार बाढ़ देखी है। वहां के लोगों के लिए यह तबाही किसी सदमे से कम नहीं है। 36 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। 150 करीब तो मौत के मुंह में समा चुके हैं। थाईलैंड का हाट याई फ्लोटिंग मार्केट के लिए मशहूर है। रोज यहाँ हजारों सैलानी देश और दुनिया से घूमने आते हैं, लेकिन 4 दिनों से ये शहर पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ कुदरत की तबाही की गवाही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 वीडियो हैं। पहला वीडियो कुछ दिन पहले का है। हाट याई का बाजार सैलानियों से गुलजार था। आज वहाँ पानी प्रलय बनकर बह रहा है। हाट याई की एक और तस्वीर देखिए। जान बचाने के लिए घर की छत पर एक परिवार के लोग शरण लिए हुए हैं। मोटरबोट से रेस्क्यू की टीम पहुंचती है और सबको वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। इस तस्वीर में पानी का लेवल देख सकते हैं। छत के बराबर तक पानी सड़क पर भरा हुआ है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक असामान्य रूप से भारी मानसूनी बारिश का ये नतीजा है। हाट याई और दक्षिणी थाईलैंड के कई इलाकों में एक दिन में ही 335 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई, जो यहाँ के इतिहास में 300 साल पहले दर्ज हुई थी। 300 साल का वक्त काफी ज्यादा होता है। थाईलैंड की मौजूदा छोड़िए, पुरानी कई पीढ़ियों ने किस्से कहानियों में ही ऐसी बाढ़ और बारिश के बारे में सुना होगा, लेकिन 2025 थाईलैंड को वो दिन साक्षात दिखा रहा है। थाईलैंड की दूरी भारत से करीब 4000 किलोमीटर है। इसी साल मार्च महीने में भूकंप ने थाईलैंड को तबाह किया था। अब इस बारिश ने एक बड़े हिस्से को बर्बाद करके रख दिया है। जाता हुआ 2025 क्या क्या दिखा रहा है। दिसंबर से पहले नवंबर के आखिरी दिनों में हांगकांग जैसे हाईटेक देश और हाईटेक शहर में आग ने ऐसा तांडव मचाया जिसके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती। एकदम फिल्मी अंदाज में 7 इमारतों में एक एक करके आग लग गई और बुझाने की हर कोशिश नाकाम रही। 35 मंजिला इमारत धू-धू कर जलती रही, लेकिन उस आग को काबू में नहीं किया जा सका। करीब 2000 फ्लैट वाली इन बिल्डिंगों में 5000 लोग रहते थे। 128 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लापता भी हैं। हांगकांग में 76 साल बाद इतनी भीषण आग लगी है। 3 दिन का शोक घोषित किया गया है।
पैरालाइज जाते हुए साल के नवंबर महीने की कहानी बिना ज्वालामुखी के कैसे खत्म हो सकती है? 12,000 साल बाद इथियोपिया में शांत पड़ा ज्वालामुखी फट पड़ा और इसकी राख भारत से लेकर चीन तक के आसमान में उड़ती हुई नजर आई। और अब आज का जनहित मंत्र। राहें तभी साफ दिखती हैं जब आंखें दूसरों पर नहीं अपने लक्ष्य पर टिकी होती हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।